तो आज शुरू करेंगे मोल फ्रैक्शन। डिनोट बाय एक्स, एक्स से डिनोट करते हैं। सबसे पहले बात आती है मोल फ्रैक्शन क्या है। मान लो किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए एंड बी, तो मैं कहूं यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जिसको मैं बोलूंगा एक्स ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, जिस कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसके मोल, मतलब इसके मोल, मोल ऑफ ए एंड टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट, मतलब जिसका आप मोल निकाल रहे हो, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, उसके तो ऊपर मोल रख देना और नीचे की तरफ हम टोटल मोल्स रख देंगे जितने भी कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है। तो मैं यहां पर लिखता हूं एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल ऑफ ए क्या है, एन ए। टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट है, दो। तो दो का मतलब है इसका एन ए का कंपोनेंट का मोल प्लस एन बी के कंपोनेंट का मोल। एन बी क्या है, मोल ऑफ कंपोनेंट बी। एन बी क्या है यहां पे, मोल ऑफ बी। तो ये क्लियर हुई क्या बात, मतलब जिस भी एलिमेंट का, जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका ऊपर रखेंगे मोल, और जितने भी कंपोनेंट है सॉल्यूशन में उन सबको रखेंगे हम नीचे। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप एक्स भी निकालते हो तो एक्स भी मोल फ्रैक्शन है, बी का मोल फ्रैक्शन, तो क्या होगा एन बी अपॉन टोटल मोल फ्रैक्शन। टोटल मोल कितने हैं, एन ए प्लस एन बी। और अगर आप दोनों को ऐड कर दो, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी कर देते हो, तो दोनों को इक्वल करके देखो आप क्या आएगा, 1। एलसीएम लेके काट दोगे ना तो 1 आ गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट के, उन सबका जो सम होता है ना टोटल, वो 1 होता है। उन सबका जो सम है वो 1 होता है, 1 होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन भी इजीली बता सकते हैं। डेफिनेशन आप लिख सकते हो इसकी कि द रेशो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल present in the solution, present in the solution। मतलब एक कंपोनेंट का मोल है और टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट है, उनका रेशो ही क्या है, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है। नोट करो इसे। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें। मान लो क्वेश्चन है कि आपको कोई भी 80 ग्राम NaOH है, 80 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन या मिक्स इन या ऐड इन 180 ग्राम H2O। H2O ग्राम में ले लिया। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड H2O के मोल फ्रैक्शन आपको निकालने हैं। मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करने हैं, NaOH के और H2O के मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले देखो आंसर देखना, हमें x NaOH का मतलब क्या है, x NaOH का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। क्या होगा, NaOH के मोल अपॉन टोटल मोल। क्या है, टोटल मोल का मतलब है सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है। एक तो NaOH है तो NaOH का मोल ले लो, टोटल मोल का तो यही तो है, प्लस वाटर है तो वाटर का मोल ले लो, H2O। हो गया नहीं। अब बात आती है मोल क्या होता है, तो N क्या होता है, N NaOH क्या होगा, ग्राम अपॉन मोलर मास, यही तो है। ग्राम कितना है, ग्राम दे रखा है इसका 80 और NaOH का मोलर मास आपको बताइए 40, मतलब हमारे पास आ गया 2, मतलब N NaOH है वो हमारे पास 2 आ गया। अब बात आती है दूसरा NH2 की। NH2 क्या होगा, NH2 में ग्राम कितने हैं
180 और मोलर मास क्या है 80 मतलब 10 आ गया, इसका तो 2 आ गया और इसका 10 आ गया। तो अब हम रख देते हैं 2 अपॉन 2 प्लस 10 मतलब हमारे पास आ गया 2/12 1/6। अब बात आती है, चलो ये तो ठीक है, अब बात आती है कि H2O कैसे निकालोगे। तो आप सभी को पता है प्लस X NaOH क्या होता है 1 होता है। आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो H2O का भी, लेकिन ऐसे निकाल दो, इसको उधर भेज दो तो क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस X NaOH। तो क्या आ गया 1 माइनस X NaOH क्या 1/6। तो आप सभी को पता है 6 ले लो एलसीएम, 6 माइनस 1 इसका मतलब आ गया 5/6। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O आ गया 5/6 और मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH आ गए 1/6। नॉर्मलिटी का मतलब होता है कि जो सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट है ना, सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट मतलब ऐसे लिखते हो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन या डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें 1 लीटर में, 1 लीटर में जो सॉल्यूशन है उसमें। तो पहले इसमें लाइन लिख लो, नॉर्मलिटी में लिख लो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, dissolved per liter solution, number of gram equivalents of solute dissolved per liter of solution, per liter solution मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट है। अब सबसे बड़ी बात है ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है सोल्यूट के ग्राम, ग्राम ऑफ सोल्यूट लिख लो, ग्राम ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मतलब मैंने क्या किया, जो ऊपर लिखा हुआ है ना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, उसको मैंने कन्वर्ट किया, तो इसका तो मतलब होता है ग्राम ऑफ सोल्यूट, इस पूरे का मतलब होता है ग्राम ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इस ऊपर वाली लाइन का ये फॉर्मूला है। और नीचे क्या लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आप ml में लेते हो तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000। तो प्रश्न ये उठता है कि चलो हमने ग्राम ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml है जो हम निकाल सकते हैं, लेकिन प्रश्न ये आता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इसके लिए एक मेथड होता है समझना, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है समझना। इक्विवेलेंट वेट इसका मतलब होता है आपको मोलर मास है ना, मोलर मास जो भी हम निकालते हैं, मोलर मास में एक ट्रिक है, आप मैक्सिमम आयन का डिवाइड कर दो, पहली बात। दूसरी बात इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड या फिर रिमूव, मतलब इससे हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे 12th में काम आएगा वो सिर्फ ये वाला आ जाएगा, इससे हो जाएगा हमारे सोल्व। लेकिन जब आप कंपटीशन की बात करते हो तो ये भी पता होना चाहिए, और मैक्सिमम आयन की जगह में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। देखो मैं बताता हूं कैसे। जैसे मान लो आपके पास H2SO4 है, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना आपको, तो सबसे पहले क्या बोलोगे आप, मोलर मास अपॉन मैक्सिमम आयन, यही तो है मैक्सिमम आयन। तो मोलर मास क्या है इसका निकाल सकते हो, 2 1 प्लस 32 प्लस 4 16 98 हो गया। अब मैक्सिमम आयन कैसे निकालोगे, जो H2SO4 को आप डिसोसिएट करो, H पर क्या आता है +1, 2 है H 2 है ना, तो SO4 पे क्या आएगा -2 आ गया ना, -2 यहां -2 है, तो मैक्सिमम आयन क्या है 2, माइनस प्लस को मत देखो, सिर्फ 2 को देखो, 2 है ना, इसे 2 का डिवाइड कर दो, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया 49। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट आ गया 49। अगर आपको जैसे कंपटीशन में पूछता है तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे Mn या कॉपर ले लो, मान लो Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cu प्लस 1 ये आ गया। तो यहां पर क्या करोगे, यहां पर कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकाल दो। इक्विवेलेंट वेट कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63,
इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर है, देखो इलेक्ट्रॉन या तो ऐड या रिमूव, ऐड हो रहा है एक तो एक का डिवाइड कर देंगे, मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट एक ही, ये 63 है। तो ये सब समझने के लिए हमें पहले आप इसे नोट करो, क्वेश्चन करते हैं इसका। आपको कहा कि क्वेश्चन लिख लो 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड dissolved in 250 ml solution। क्वेश्चन है dissolved in 250 ml solution, calculate normality of solution, normality of solution, calculate normality of solution। लाइट गई, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिख तो रहा है ना अभी? यस सर। तो नॉर्मलिटी निकालनी हमें, सबसे पहला काम है नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, ये रहा आपके सामने, ये रहा। सबसे पहले आप इक्वल लगाओगे ग्राम ऑफ सोल्यूट, ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूट है मतलब 6.3 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट खाली छोड़ दो, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना वॉल्यूम है 250। क्लियर है? तो ये नॉर्मलिटी है, फॉर्मूला आपके सामने था, मैंने फॉर्मूला को अप्लाई किया, बस ये चीज मुझे नहीं पता, बाकी सब कुछ पता है। तो अब मैं देखता हूं ऑक्सैलिक एसिड होता क्या है, तो देखो ध्यान देना, COOH2H2O ये होता है ऑक्सैलिक एसिड, याद रखना ये है क्या, ऑक्सैलिक एसिड, ये वाला फॉर्मूला। H2O का जब आप डिसोसिएट करते हो तो H2O नॉर्मली आयनाइज नहीं होता, मतलब इसको रहने दो, बचा ये, इसको करो। देखो इसने एक H निकाला तो ये क्या हो गया COO- और H प्लस, H निकालना, दूसरा फिर COO- और H प्लस, दो H निकल जाएगा इससे, तो एक H प्लस निकला तो एक माइनस आ गया, एक H प्लस निकला तो एक माइनस आ गया। मतलब आप अगर इसको लिखते हो तो ऐसे लिख सकते हो C2O4, O4 ही तो है, और -2 और 2H प्लस, यही तो है। देखो मतलब मैक्सिमम आयन कितने हैं 2, तो 2 का डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट वेट सॉरी एक मिनट यानी 2 आ गए मैक्सिमम आयन, ठीक है ना। मैक्सिमम आयन यहां क्या आ गए, मैक्सिमम आयन हमारे पास आ गए 2। चलो ये तो ठीक है। अब प्रश्न आता है मोलर मास में मैक्सिमम आयन का डिवाइड करेंगे। मैक्सिमम आयन तो मैंने निकाल लिए 2, मोलर मास क्या होता है इसका, इसका मोलर मास निकालने का सिंपल तरीका है, कार्बन कितने हैं 2, इसका मतलब 12 into 2, 12 into 2 तो का, ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3 4, इसका मतलब क्या है 4 into 16, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ले लोगे। हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन कितना होता है 2 into 1 multiply 1 प्लस H2O का कितना होता है 18, 18 किससे मल्टीप्लाई है 2 से, क्या गया 2 multiply 18, टोटल क्या आ गया इसका, टोटल आएगा 126। इस 126 में किसी को कोई डाउट है क्या? ऑक्सैलिक एसिड के मोलर मास मैंने 126 निकाल लिया, तो यहां फॉर्मूला देखो इक्विवेलेंट वेट, ये रहा इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है मोलर मास अपॉन मैक्सिमम आयन। तो मोलर मास कितना है 126 अपॉन मैक्सिमम आयन कितने हैं 2, मैक्सिमम आयन कितने आ गए 2। तो अब आप इसे सोल्व कर सकते हो, ये गया 63, 6.3 को इससे कट करोगे तो क्या आ गया 10 आ गया ना इसको, और ये गया 4, तो 4 में 10 का डिवाइड करो क्या आ गया 0.4 n, तो ये आ गई इसकी नॉर्मलिटी 0.4 n, इसकी नॉर्मलिटी आ गई, आंसर आ गया इसका। मतलब ये है कि n/2 को बोलेंगे सेमी नॉर्मल, n/5 को पेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, n/10 को डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, n/100 को सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, n को बोलेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन। मतलब यहां देखो n है तो 0.4 नॉर्मल सॉल्यूशन है, ठीक है। 5n को पेंटा नॉर्मल सॉल्यूशन और 10n को डेका नॉर्मल सॉल्यूशन। कई बार ऐसा रहता है कि पेंटा नॉर्मल सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब है नॉर्मलिटी क्या है 5n। कई बार ऐसे आता है पेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन आपको दिया गया है, इसका मतलब ये क्या है n/5, n/5 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिवाइड कर दो तो 0.2
2 5 नॉर्मल, ये मतलब है इसका। 1 में डिवाइड कर दो ना 5 का, तो वही बटू 1 में डिवाइड करो 5 का तो 0.4 नॉर्मल आएगा। तो इसका मतलब ये है। तो ऐसे भी बोल सकता है, ऐसे ही बोल सकता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि डेका नॉर्मल सॉल्यूशन क्या है। 10 जब नॉर्मलिटी 10 आती है ना तो उसको हम बोलते हैं डेका नॉर्मल सॉल्यूशन। इसे नोट कर लेना। ओके, गुड डे।